भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबको मेरी तरफ से ज्यादा बड़ी फाइल नहीं बनाना, फाइलें आदाब और सत श्री अकाल। काफी अरसे के बाद यहाँ दोबारा कालाकोट के स्टेडियम में आप सब साथियों से इस तरह मुलाकात का मौका हासिल हुआ है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला। जम्मू कश्मीर का नक्शा तक बदल गया, लेकिन जितना ज्यादा शायद कालाकोट के लिए बदला है, उतना हमारी तंजीम में किसी और इलाके के लिए नहीं बदला होगा। और काश ये बदलाव हिस्ट्री के लिए आया होगा तो हम आज मुस्कुरा रहे होते, हम आज जश्न मना रहे होते, हम आज खुशी से गाना गा रहे होते। लेकिन जो बदलाव कालाकोट में आया उसमें फायदा नहीं हुआ। हमारे बहुत ही करीबी साथी, मेहनत करने वाले, आप सबके हर दिल अजीज, घर घर पहुंचने वाले, कालाकोट में तरक्की की बुनियाद डालने वाले मेरे साथी ठाकुर रशपाल सिंह साहब इस दुनिया में नहीं रहे और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान करूं कि मुझे जाती तौर कितना दुख और अफसोस है कि आज वो स्टेज पे हमारे साथ नहीं बैठे हैं। जब पिछली बार यहीं पे प्रोग्राम हुआ था तो हम में से किसी ने नहीं सोचा था जब अगली बार आएंगे तो हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन ऊपर वाले को इतना ही मंजूर था। रातों रात अचानक हमसे लिए गए। उनके जाने से ठीक 24 घंटे पहले मैंने फोन पे उनसे बात की। सांस लेने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, लेकिन मैंने पूछा उनसे, रशपाल जी क्या हाल है, ठीक हो? कहा जनाब ठीक तो नहीं हो लेकिन बेहतर हो। माइंड हुआ कि शायद अब बीमारी का सबसे खतरा हिस्सा जो है वो आपको पीछे रह गया है। अब रशपाल सिंह साहब अस्पताल से निकलने की तैयारी कर रहे होंगे। दूसरे दिन अचानक फोन और वहां से खबर आई कि रशपाल अब हमारे दरमियान रहा नहीं। अब हमारा फर्ज बनता है कि कालाकोट के लिए जो उनके सपने थे, जो उनके ख्वाब थे, जो उनका मिशन था, उसको हम आगे लेके चले। उसमें एक कदम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से रखा गया जब उन्होंने कालाकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज के तौर पे इस नौजवान यशु को ये जिम्मेदारी दी। मुश्किल हालात में इन्होंने यहां पे कमांड संभाला, लेकिन अब इन पे जिम्मेदारी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वालिद के साये में बैठ के सीखना और अकेले कुछ सीखना जमीन आसमान का फर्क है। मुझे अपनी जगह इस बात का एहसास है कि अगर यहां मैं कोई गलती कर जाऊं, कहीं मुझे किसी के मशवरे की जरूरत हो, कहीं मुझे कोई परेशानी हो, तो शाम को श्रीनगर घर जाके मैं अपने वालिद साहब के पैरों में बैठ के उनसे बात कर सकूं, मशवरा कर सकूं, उनसे पूछ सकूं कि ये मेरी परेशानी है, आप बताइए इसका हल कहां से करूं।
क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वालिद साहब से मुझे मशवरा देंगे वो मेरी भलाई के लिए, मेरी बेहतरी के लिए होगा, किसी और की भलाई या बेहतरी के लिए नहीं होगा। इसमें और कोई एजेंडा नहीं होगा। यशु के लिए अब वो बात रही नहीं। अब हम सबको वो रोल अदा करना होगा जिसमें जहां इनको सलाह मशवरे की जरूरत है तो हम ये ना सोचें कि इस मशवरे से हमें क्या फायदा है। हमें सोचना होगा कि जो हम मशवरा दे रहे हैं क्या उस मशवरे का यशु को फायदा है या नहीं है, यहाँ की तंजीम को फायदा है या नहीं है, काला कोर्ट को फायदा है या नहीं है, तब जाके हम ये मशवरा दें। सियासत बड़ी गंदी चीज है, बड़ी गंदी चीज। मैं अक्सर सोचता था कि आखिर सियासत में क्या बात है कि शेर कश्मीर भी नहीं चाहते थे कि फारूक साहब सियासत में आए। फारूक साहब नहीं चाहते थे कि मैं आऊं। शायद अगर रशपाल जी जिंदा होते और यहाँ पे आप रशपाल जी से पूछते ना क्या आप चाहते हो कि यशु सियासत में आए, वो कहता नहीं ना, यशु को बाकी काम करने दीजिए, सियासत मैं संभाल लूंगा, बाकी संभाल लेंगे। सियासत में ना खानदान के खानदान तबाह की, और ये मैं जाती तौर जानता हूं। मैंने अपने खानदान को सियासत के वजह से टूटते हुए देखा, भाई को बहन से लड़ते हुए देखा, और उन जख्मों को मरहम लगाने में सालों साल नहीं 30-30, 40-40 साल लगे। मुझे अफसोस है कि रशपाल को गए हुए वक्त नहीं हुआ और ठाकुर ज्ञान सिंह जी के घर के अंदर अंदर टूट फूट हुई। और किस वजह? सिर्फ सियासत को। अब घर हम जोड़ नहीं सकते, दुआ कर सकते हैं कि कभी ना कभी सियासत को छोड़ के ये लोग दोबारा एक साथ आ सके, क्योंकि परिवार और घर से बड़ा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं जाती तौर आपको कह रहा हूं, एमएलए आएंगे जाएंगे, हुकूमतें आएंगे जाएंगे, चीफ मिनिस्टर बनेगा छोड़ेगा, अच्छे दिन आएंगे बुरे दिन आएंगे, लेकिन परिवार और खानदान से बड़ा कोई चीज नहीं है। आज नहीं तो कल मैं उम्मीद करता हूं कि ठाकुर ज्ञान सिंह जी मरहूम, उनका घर जो है दोबारा जुड़ जाए। लेकिन तब तक के लिए मेरे और मेरे साथियों का फर्ज है, हमारे ठाकुर रमेश्वर सिंह जी जो यहाँ सामने बैठे हुए हैं, इनका कि हम इस नौजवान के हाथ कंधे पे अपना हाथ रखें और इसको सही रास्ता दिखाएं। जवान ही गलती कर जाते हैं और जवानी का मतलब ही ये होता है कि गलती करके बंदा सीख जाए। बच्चा चलना तब सीखता है जब वो चलते चलते गिर जाए। बच्चा दौड़ना तब सीखता है जब वो चलते चलते दौड़ना शुरू हो जाए, फिर गिरे और माँ बाप उसको उठाए, उसके आंसू पहुंचे और कहीं नहीं बच्चा और दौड़ो दौड़ो, तब आप सीखोगे। यशु से गलतियां हो जाएंगी। मैंने इसको कहा था कि बड़े भाई के तौर पे मेरी कोशिश रहेगी कि जो मैंने गलतियां की हैं, जो मेरे वालिद से मुझे मशवरा मिला है, वो मशवरा मैं आपको दूं इससे पहले कि मेरी गलतियां आप कर लो। तो आज मैं आपको ये मशवरा देना चाहता हूं, सियासत में हर किसी के साथ बना के रखें, हर किसी के साथ। मैं जब नया नया
पॉलिटिक्स ज्वाइन कर गया था, बड़ी जल्दी गुस्सा खा जाता था, और जिसके साथ मैं नाराज होता था मैं उनको उनके मुंह पे उनको दिखा देता था कि मैं उनके साथ नाराज हूं। और मेरे वालिद साहब मुझे बुला के फिर मुझे मशवरा देते थे, कहते थे ये मत करो, इतनी जल्दी गुस्सा मत खाओ, अगर नाराजगी है तो 10 तक गिन के सोचो क्या ये नाराजगी सही है या नहीं है, और अगर किसी के साथ नाराजगी है तो उनके साथ बैठ के आपस में बातचीत करो और उसका कोई हल निकालो। मैं सोचता था ये पता नहीं मेरे वालिद साहब किस सदी की बात कर रहे हैं, मैं नाराज हूं तो मैं बताना चाहता हूं मैं नाराज हूं, मैं उनको सुनाना चाहता हूं मैं नाराज हूं, और मैं अपनी नाराजगी का खुल्लम खुल्ला इजहार करना चाहता हूं। आज 20-25 साल सियासत में हुए, आज मैं कहता हूं हाँ जनाब उस तजुर्बे का बिल्कुल उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। सोच समझ के हमें एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए। मैं आपको भी ये मशवरा दूंगा ना, अगर कहीं कोई नाराज हो, बेशक गलती क्यों ना उनकी हो, आप बड़ापन दिखाइए, आप कहिए ना ठीक है उम्र में मैं आपसे छोटा हूं, मैं आपके पास आता हूं, गलती क्यों ना मुझे अंदर से लगे कि गलती उनकी है, लेकिन मैं जाके उनके साथ मशवरा करके बैठ के बातचीत करके इसको खत्म करके, क्योंकि कतरा कतरा समुद्र में पानी जमा होता है। आप जहां आगे जाने की तैयारी कर रहे हो, जिस रास्ते पे चलने की तैयारी कर रहे हो, वहां अकेले आप कुछ नहीं कर सकोगे, सबको साथ रखना पड़ेगा। मियां अल्ताफ साहब लाख कोशिश करे तो अकेले वो आपको जितवा नहीं सकते। मियां अल्ताफ साहब की आपको मदद करनी होगी ताकि आप माहौल इस तरह बनाए कि मियां अल्ताफ साहब यहाँ आके आपके लिए वोट मांग सके, कह सके कि हाँ जनाब यहाँ पे इनको आपने कामयाब करना है, जितवाना है, तैयार करना है, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। हाल ही में डीडीसी के इलेक्शन हुए, हमारे 3 उम्मीदवार यहां से कामयाब हुए, ठाकुर रमेश्वर सिंह जी, हमारे मोहतरमा अनीता सिंह साहिबा और हमारे शमीम अख्तर साहिबा। ये कामयाबी एक तरफ से आप देखें, हालांकि कामयाबी पे हम बड़े खुश भी हुए, लेकिन ये कामयाबी हमारे लिए कुछ हद तक एक जहर का कतरा भी साबित हो चुकी है। बताओ क्यों? क्योंकि हमने ये कामयाबी हासिल करके अपने मुखालिफों को दिखा दिया था कि कालाकोट इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे ज्यादा मजबूती है। अगर डीडीसी इलेक्शन से पहले असेंबली के इलेक्शन हुए होते, हम शायद बाकी के जमानत जब्त कर देते। अब क्योंकि हमने दिखा दिया कि वाकई कालाकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कितनी मजबूती है, ये लोग घबरा गए, ये समझ गए कि इलेक्शन में ये हमें हरा नहीं सकते, तो इन्होंने सिर्फ फिर वो डिलिमिटेशन कमीशन का इस्तेमाल किया, यहां से फिर लकीरें बदलाई। नहीं तो जनाब मुझे बताइए, नौशेरा सुंदरबनी में से सुंदरबनी को काट के यहाँ जोड़ने का क्या मतलब? यहाँ के कुछ ऊपर के इलाके काट के रजौरी और बहरहाल के साथ जोड़ने का क्या मतलब? ये कोई इन्होंने गलती से नहीं किया, सोच समझ के किया। इन्होंने आपके डीडीसी के नतीजे निकाले, एक एक गांव को देखा, एक एक गांव के देखा किस घर में कहां से वोट पड़े, फिर नक्शा खींचा, वो नक्शा दिया इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन को, और डिलिमिटेशन कमीशन ने फिर उस पर दस्तखत करके यहाँ कालाकोट का नक्शा बदल दिया। अब ये नई जो असलियत है, हमें अपने काम करने के तरीके को भी बदलाना होगा। हमें अब उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ना होगा जो कल तक हमारे मतलब सोच से बाहर थे। हमें उन इलाकों में अब जाके ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि उन इलाकों को पता नहीं है कि ठाकुर रशपाल सिंह ने क्या किया क्या नहीं किया। उन इलाकों को पता नहीं है कि क्या हासिल हो सकता है। ये लोग तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे। जिनके पास और कुछ नहीं है वो मजहब, जात, बरादरी, इलाके, इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। ये जम्मू को कश्मीर से लड़वाते हैं, ये हिंदू को मुसलमान से लड़वाते हैं,
ये गुजर को पहाड़ी से लड़वाते हैं, फिर एक ही मजहब में मुसलमानों को ये शिया और सुन्नी में लड़वाते हैं, हिंदुओं को ये कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन ओबीसी है, इन चीजों में अलग अलग करा देते हैं। और तब जाके इनकी ये नैया जो है ये कोशिश करते हैं पार पहुंचाएं। लेकिन जब तबाही आती है तो वो सब पे आ टूटती है। आज इनकी नाकाबिलियत की वजह से जो हालत बनी हुई, मुझे बताइए ना, उससे कौन आज सुरक्षित है? आज अगर महंगाई है तो सबके लिए है। मुझे कहीं पे बताइए ना, अगर गैस का सिलेंडर है तो क्या एक मजहब के लिए उसकी कीमत कम है और एक मजहब के लिए ज्यादा है क्या? आज अगर गैस का सिलेंडर है तो क्या उस गैस के सिलेंडर पर लिखा है कि अगर ये गैस का सिलेंडर किसी ब्राह्मण को जाएगा तो इस सिलेंडर की कीमत इतनी होगी, अगर राजपूत को जाएगा तो सिलेंडर की कीमत इतनी होगी, अगर किसी दलित को जाएगा तो सिलेंडर की कीमत इतनी होगी? महंगाई सबके लिए है। अगर कालाकोट में पानी की कमी है तो सबके लिए है, अगर बिजली की कमी है तो सबके लिए है, अगर बेरोजगारी है तो सबके लिए है। अगर आज हम मौजूदा हालात से परेशान हैं तो हम सब हैं। तो इन लोगों को इस बात की इजाजत मत दे दीजिए कि हमें बिखर दें, हमें एक दूसरे से लड़वा दें, क्योंकि इसी में इनकी कामयाबी होती है। यूपी में इन्होंने यही किया। यूपी की तबाही करने के बाद, नोटबंदी के बाद जो हालात बने, वहां किसानों ने जो एहतजाज किया, उसके बाद जो हालात बने, अरे कोविड बीमारी में जो हालात बने, वहां पे लोगों के पास ताकत नहीं थी कि वो अपने घर वालों को सही तरीके से उनका शमशान घाट में उनकी वो करें, क्या कहते हैं उसको, उनका संस्कार करें। गंगा किनारे उनको वहां छोड़ दिया जाता था कि गंगा में ही वो बह जाए तो उनका काम हो जाएगा। हम तो सोचते थे कि ऐसी यूपी में तो बीजेपी वाले कभी जीत ही नहीं सकते दोबारा। लेकिन तरह तरह के हरबे इस्तेमाल हुए, वो दोबारा हुकूमत बना दे। यहाँ पे भी उनकी वही कोशिश है। हमने इनकी कोशिश को कामयाब होने नहीं देना है, हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब करना, हमें इनको याद दिलाना है उन्होंने क्या धोखे दिए यहाँ पे, क्या झूठे झूठे वादे हुए यहाँ पे, खासकर हमारे गरीब आवाम से। बड़े जोर और शोर से उन्होंने यहाँ पे आपको गैस के सिलेंडर और वो चूल्हे दिए, पहला सिलेंडर मुफ्त दिया, लेकिन उसके बाद ये नहीं कहा कि इस सिलेंडर में दोबारा गैस भरने के लिए आपसे पैसे लिए जाएंगे। ये भी नहीं कहा कि आज सिलेंडर की कीमत जो है 1000 रुपए होगी। आज हाल ये है कि जिन लोगों ने वो सिलेंडर पकड़े, जिन लोगों ने वो चूल्हे पकड़े, उनकी माली ताकत नहीं है कि वो सिलेंडर में गैस भरें। उन्होंने चूल्हे पे उस सिलेंडर पे कपड़ा लगाया, उसमें मूर्ति चढ़ाई, कहा ना ये हम डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, इसको जलाने की अब हमारी ताकत नहीं रही। यही हाल पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी, हर चीज पे टैक्स। 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे नौजवान भाइयों को कहा गया था कि बस अब आपको रोजगार ही रोजगार मिलेगा। यही है ये हल वाले जो आपकी तरक्की में रुकावट बने हुए थे, इनको दफा कर लिया हमने। अब आप देखो कितनी तरक्की होगी। आज 2.5 साल हो गए ना, कहाँ गई वो तरक्की? कहाँ है वो नौजवान जिनको रोजगार के ऑर्डर मिले? जो रहबरी तालीम के तहत टीचर लगते थे, आज कहाँ लग रहे हैं? जो NRHM के तहत हेल्थ में लग रहे थे, वो कहाँ लग रहे हैं? जिनको PMGSY के तहत मदद मिलती थी, वो कहाँ? जो इंदिरा आवास और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शेड बनाना चाहते थे, वो पैसे कहाँ? कहीं पे भी लोगों के साथ इंसाफ नहीं। और इसलिए मैं जगह जगह अपनी तकरीरों में यही बात करते आ रहा हूं।
खुदारा इनकी ये साजिश है जिसमें ये हम आपको ये एक दूसरे को अलग करने की कोशिश करेंगे, इसको कामयाब मत होने दीजिए, क्योंकि उसी का नतीजा है कि हम आज इस मोड़ पे हैं। हमारी रियासत रियासत नहीं रही, हमारे रियासत के टुकड़े हुए, अमन भाईचारा कहीं नहीं, तरक्की कहीं नहीं, गुर्बत और गरीबी को कम करने के बजाय उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन हमारी लगातार कोशिश रहेगी और आप लोगों का साथ रहा, हमारे मियां अल्ताफ साहब जैसे रूहानी लीडरों की दुआएं हमारे साथ रही, तो हम जरूर जम्मू कश्मीर, और मैं इसको रियासत ही कहता हूं, हम जरूर जम्मू कश्मीर रियासत को इस दलदल से निकालेंगे, यहाँ के नौजवानों को आबाद करेंगे, यहाँ पे तरक्की का जाल जो हमारे कंवर अशफाक सिंह साहब ने शुरू किया था उसको हम मंजिल तक पहुंचाएंगे, और इस नौजवान को आगे चलते हुए हम जरूर देखेंगे। आप लोगों ने गर्मी में बहुत ही गर्मी बर्दाश्त की, हमें तो तब भी यहाँ स्टेज पे पंखे हुए लगे हुए थे, आप लोगों का क्या हाल हुआ होगा वहां बैठ के हमें जरा सा अंदाजा है। इसलिए मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि बेहतर मौसम में दोबारा हमें इस तरह मुलाकात का मौका हासिल होगा। मैं आप सबको से इजाजत चाहता हूं।